1764 की बात है। भारत के गंगा किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा था बक्सर। यहाँ 3 शक्तिशाली राजा मिलकर एक चालाक विदेशी व्यापारी से अपनी खोई हुई ताकत वापस लेना चाहते थे। इन तीनों राजाओं को हम 3 शेर कह सकते हैं। मीर कासिम बंगाल का नवाब, जिसे कभी अंग्रेजों ने ही सत्ता पर बिठाया था, लेकिन अब वो उनकी दखलंदाजी से परेशान हो गया था। शुजाउद्दौला अवध का नवाब, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था। शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, जिनकी सत्ता अब केवल नाम की रह गई थी, लेकिन दिल में अभी भी बादशाहत की आग थी। इन तीनों ने मिलकर तय किया कि अब वक्त आ गया है कि उस चालाक लोमड़ी को रोका जाए, और वह लोमड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी सेना का नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो नामक अफसर। दिन था 23 अक्टूबर 1764। जगह बक्सर, गंगा नदी के किनारे। तीनों शेरों ने मिलकर एक बड़ा मोर्चा तैयार किया। उन सेना संख्या में बहुत बड़ी थी, लगभग 40,000 सैनिक, जबकि कंपनी की सेना थी केवल 7,000 के आसपास। लेकिन इनके पास था रणनीति, आधुनिक हथियार और अनुशासन। लड़ाई शुरू हुई। मीर कासिम की सेना की आपसी फूट और अव्यवस्था ने स्थिति बिगाड़ दी। हेक्टर मुनरो ने बड़ी चालाकी से उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया। अंत में तीनों भारतीय शासकों की सेना हार गई। क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब केवल व्यापार नहीं कर रही थी, वो अब शासक बन गई थी। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, राजस्व वसूल का अधिकार दे दी। भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पक्की हो गई। इस कहानी से यह बात साफ होती है कि अगर हमारे अंदर फूट हो और हम बाहरी ताकतों की चाल को नहीं समझ पाते, तो चाहे हमारी संख्या कितनी भी हो, हार निश्चित है। बक्सर युद्ध यह दिखाता है कि शक्ति केवल संख्या से नहीं, बल्कि रणनीति और एकता से मिलती है। भारतीय पक्ष के पास बड़ी सेना थी, लेकिन कोई सामूहिक उद्देश्य या नेतृत्व की स्पष्टता नहीं थी। अंग्रेजों के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन नियोजित नीति, रणनीतिक लक्ष्य और केंद्रीकृत कमान थी। नेतृत्व में स्पष्टता, सामूहिक सोच और लक्ष्य केंद्रित रणनीति ही किसी भी संस्था, देश या संगठन को विजयी बनाती है। तीनों भारतीय राजाओं के मन में आपसी अविश्वास, स्वार्थ और भूतकाल की नाराजगी थी। यह वही है जो व्यक्ति के भीतर होता है। जब मन में द्वंद्व होता है, तो वह किसी भी संकट का सामना नहीं कर पाता। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और इमोशनल इंटेलिजेंस आवश्यक है। जब तक भीतर एकता नहीं, बाहर की लड़ाई नहीं जीती जा सकती। बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी अधिकार, रेवेन्यू कलेक्शन मिल गया, और यहीं से भारत में अंग्रेजों की असली सत्ता की शुरुआत हुई। सत्ता उसी के पास रहती है जो आर्थिक संसाधन को नियंत्रित करता है। आज के संदर्भ में भी देशों की शक्ति उनके फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग और डेट कंट्रोल पर निर्भर करती है। बक्सर के समय भारतीय जनता राजाओं के स्वार्थ और अंग्रेजी चालकों के बीच पिस गई, लेकिन उनके पास कोई सामूहिक चेतना नहीं थी। जब तक समाज में सिविक एजुकेशन, राजनीतिक चेतना और सामूहिक जागरूकता नहीं होती, तब तक वो केवल शासित होता है, शासक नहीं बनता। यही कारण है कि लोकतंत्र में शिक्षित नागरिक की शक्ति है। अंग्रेजों ने बेहतर संचार, नेटवर्किंग और जासूसी का प्रयोग किया। उन्हें हर शासक की कमजोरी पहले से पता थी। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर सबसे बड़ा युद्ध है। जिसने सूचना और तकनीक पर पकड़ बना ली, वही विजेता है। यही आज डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और एआई जैसी चीजों की ताकत है। बक्सर युद्ध केवल 1764 में नहीं हुआ था। यह हर युग में होता है। जहां भी नेतृत्व भ्रमित, जनता निष्क्रिय और शत्रु संगठित होता है। सवाल यह नहीं कि युद्ध कौन जीतता है, सवाल यह है कि हम उससे क्या सीखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हम यहां शकुनी की तरह समझ सकते हैं, चालाक, कूटनीतिक और छुपकर खेल खेलने वाला। जबकि मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय तीनों शासक अलग अलग धृतराष्ट्र के पुत्र की तरह हैं, जिनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं थीं, लेकिन आपसी विश्वास नहीं था। मीर कासिम कर्ण की तरह शक्तिशाली, साहसी, लेकिन गलत संगत में पड़ा हुआ। अंग्रेजों से मित्रता करके उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। शुजाउद्दौला दुर्योधन की भांति सत्ता और विस्तार की चाहत में विवेक खो बैठा था। शाह आलम द्वितीय धृतराष्ट्र की अंधा नहीं था, परंतु निर्णय लेने में समर्थ था। ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो शकुनी की तरह युद्ध नहीं चाहता था, बल्कि सत्ता को छल से हथियाना चाहता था।
बक्सर का युद्ध उस कुरुक्षेत्र की तरह था जहां न तो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हुआ और न ही अधर्म का अंत हुआ, बल्कि यह एक ऐसा युद्ध था जहां भारतीय सत्ता के स्वाभिमान का पतन हुआ। गीता कहती है, धर्महीना पशुभ्यः समानाः, जो धर्म से हीन है वह पशु के समान है। यहां तीनों भारतीय शासक स्वधर्म से च्युत हो चुके थे। उन्होंने अपने अपने स्वार्थ के लिए जनता के हित को भुला दिया। चाणक्य नीति के अनुसार मित्र को पहचानने में भूल करना शत्रु को बल देना होता है। तीनों राजाओं ने अंग्रेजों को पहले मित्र समझा, फिर जब वे असली शक्ल में आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह कहानी उस समय की भी याद दिलाती है जब रावण ने अपनी शक्ति के घमंड में सीता हरण किया और राम से युद्ध को न्योता दिया। लेकिन यहां राम के स्थान पर कोई नहीं था और रावण ब्रिटिश बिना प्रतिरोध के विजय प्राप्त कर गया। तीन राजा अहंकार, मोह और भ्रम। मीर कासिम अहंकार, उसने सोचा कि अंग्रेजों को हरा सकता है, लेकिन यह आत्ममोह था। प्रतीक रावण का घमंड, जो अपने बल से राम को हरा सकता था। शुजाउद्दौला मोह, उसे केवल सत्ता और विस्तार की लालसा थी। प्रतीक कौरवों की सतालिप्सा, जिसने पूरे कुल का नाश किया। शाह आलम द्वितीय भ्रम, वो सोचता था कि किसी एक के साथ हो जाने से मुगल साम्राज्य फिर से खड़ा हो सकता है। प्रतीक धृतराष्ट्र की भ्रांतियां, जो पुत्र मोह में सत्य नहीं देख सका। जब अहंकार, मोह और भ्रम ये तीनों एक साथ हों तब राष्ट्र का पतन निश्चित है। ईस्ट इंडिया कंपनी कोई साम्राज्य नहीं थी, केवल व्यापारी थे। परंतु उन्होंने छल, माया और मनोवैज्ञानिक युद्ध से भारतीय राजाओं को आपस में लड़ा दिया। प्रतीक माया दानव, जो युद्ध नहीं करता लेकिन सबको भ्रम में डाल देता है। जैसे शकुनी ने पांडवों और कौरवों को आपस में लड़वा दिया, वैसे ही अंग्रेजों ने किया। शत्रु बाहरी नहीं होता, वह पहले भीतर की एक कमजोरी बनता है, संशय, ईर्ष्या, स्वार्थ। बक्सर केवल एक भूमि नहीं थी, वह हर भारतीय के अंतर्मन का कुरुक्षेत्र बन चुका था, जहां धर्म सच्ची स्वतंत्रता की भावना, अधर्म स्वार्थ, सत्ता, भ्रम का टकराव हुआ। परंतु इस बार अर्जुन उपस्थित नहीं था। न कोई कृष्ण था जो कर्मण्येवाधिकारस्ते का उपदेश देता। गूढ़ ज्ञान। जब समाज धर्म संवाद नहीं करता तब धर्म युद्ध में विजय असंभव है। जिस तरह महाभारत में द्रौपदी को दरबार में अपमानित किया गया और सब मौन है, वैसे ही बक्सर युद्ध में भारत की जनता को अपमानित किया गया, लेकिन कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। द्रौपदी का चीरहरण। जब तक कृष्ण नहीं आए किसी में सामर्थ्य नहीं थी। जब तक न्याय के लिए कोई कृष्ण, सत्य, नीति, त्याग खड़ा नहीं होता, तब तक सत्य की हार तय है। बक्सर की हार ने भारत को लगभग 200 वर्षों की गुलामी के मार्ग पर डाल दिया। प्रतीक रामायण के वनवास की तरह, लेकिन इस बार भारत को कोई राम नहीं मिला तुरंत वापसी के लिए। यदि हम अपने स्वधर्म, कर्तव्य से विमुख हों तो प्रकृति हमें शिक्षा देती है, कभी युद्ध से, कभी पराजय से, कभी परतंत्रता से। बक्सर युद्ध हमें सिखाता है कि राष्ट्र की रक्षा पहले मन की रक्षा से होती है। जब धर्म, सत्य, कर्तव्य, नीति को त्याग दिया जाता है, तब माया, छल, लोभ, भ्रम राज्य कर लेती है। जैसे भगवद गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म का पतन होता है तब अधर्म बढ़ता है। महाभारत और बक्सर दोनों में ही नेतृत्व का संकट दिखा। शास्त्रों में स्वधर्म को ही नेतृत्व की नींव बताया गया है। नया विचार। एक ऐसा नेतृत्व तंत्र तैयार किया जाए जो नीति, त्याग, विवेक और जनसेवा को प्राथमिकता दे। जैसे सर्वजन हिताय की अवधारणा पर आधारित पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक। बाहरी गुलामी से पहले मन की पराजय होती है, यही बक्सर युद्ध ने सिखाया। विद्यालयों, कॉर्पोरेट्स और समाज में एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए जो व्यक्ति को मन की स्वतंत्रता, विचारों की स्पष्टता और संवेदनशीलता सिखाए। यह आधुनिक इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंडफुलनेस का भारत केंद्रित स्वरूप हो सकता है। बक्सर जैसे युद्धों की जड़ आपसी अविश्वास और संवादहीनता में रही। धर्म संवाद मंच, जहां विभिन्न विचारधाराओं, धार्मिक समुदायों और राजनीतिक दलों के बीच संवाद और समन्वय की संस्कृति विकसित हो। इसे एक वैश्विक मॉडल की तरह विकसित किया जा सकता है, भारतीय उपनिषदों की संवाद शैली पर आधारित। ब्रिटिशों की जीत हथियारों से नहीं, माया, छल नीति से हुई। एक कोर्स प्रशिक्षण जो बच्चों, युवाओं और नेताओं को सिखाए
छल पहचानना, प्रचार प्रबंधन प्रोपेगेंडा, मनोवैज्ञानिक युद्ध सीवो। यह डिजिटल लिटरेसी प्लस एथिकल विजिलेंस प्लस क्रिटिकल थिंकिंग का भारतीय संस्करण होगा। बक्सर युद्ध के प्रतीकों से पता चलता है कि जब राष्ट्र आंतरिक रूप से दुर्बल होता है तभी बाहरी शक्तियां हावी होती हैं। एक मॉडल जो समाज के हर वर्ग, किसान, शिक्षक, सैनिक, वैज्ञानिक को धर्म, स्वराज और करुणा मूल्यों से जोड़ता है। यह राष्ट्र निर्माण का युग दर्शन हो सकता है, आत्मा से व्यवस्था तक का सेतु। इतिहास को केवल तारीखों का संग्रह नहीं बल्कि दर्शन, चेतावनी और आत्ममंथन की दृष्टि से देखना चाहिए। एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम, जीवंत इतिहास, जहां हर युद्ध, घटना और चरित्र को दर्शन, फिलोसफी, नीति, पॉलिसी, प्रबंधन, मैनेजमेंट, इतना दी हार क्यों हुई। अब समय है उस चेतना को विचारों में, विचारों को योजनाओं में और योजनाओं को कर्म में बदलने का।